हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। तरंगें, दोलन एवं तरंगें हम पढ़ रहे हैं। और डॉपलर प्रभाव को कैसे इस्तेमाल करना है सवाल के अंदर। यहाँ पर एक उदाहरण है। इस उदाहरण से हम समझेंगे कि डॉपलर प्रभाव को सवाल के अंदर कैसे यूज करना है। और ये आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर है वो मैं बता रहा हूँ आपको बेटा। ये है 7 नंबर, 15.7 है ना। ये सवाल है आपका। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको समझना है, क्वेश्चन को हल करना है। चलिए देख लेते हैं। कोई रॉकेट 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी लक्ष्य की ओर गतिमान है ना। गति करते समय यह 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित करता है। तो पहले नंबर डाल दें इसका 15.7। और जो मूल आवृत्ति है उसको एफ नॉट बना लें और 1000 हर्ट्ज लिख लें। और जो चाल है, स्रोत की चाल, यानी ये रॉकेट ही स्रोत बन जाएगा ध्वनि का, इसको लिखते हैं वी एस। स्रोत की चाल को क्या लिखते हैं? वी एस। ये बन गई 200 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा हो गया, मतलब रॉकेट जा रहा है और एक तरंग उत्पन्न कर रहा है। इस ध्वनि का कुछ भाग लक्ष्य पर पहुंचकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस रॉकेट की ओर परावर्तित हो जाता है। यानी सीधे सीधे हम ये समझ लें कि मान लीजिए ये कोई रॉकेट जा रहा है इस तरीके से, यूँ ऐसे है ना। तो इसकी चाल हो गई, यहाँ पे देखते हैं वी एस। और यहाँ मान लीजिए कोई लक्ष्य है ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई लक्ष्य है, तो लक्ष्य पे ध्वनि जाती है और ध्वनि वापस लक्ष्य से टकरा के वापस भी आती है। दोनों बातें हो रही हैं, ठीक। यानी पहले ये देखा जाएगा कि लक्ष्य को जो प्राप्त आवृत्ति है वो कितनी है ना। उसके बाद जब लक्ष्य कोई आवृत्ति प्राप्त होगी तो वो उस आवृत्ति को परावर्तित करेगा, वापस करेगा। यानी फिर से ये सवाल पूछेंगे कि रॉकेट को क्या मिला, यानी प्रतिध्वनि जो मिली वो कितनी मिली। ठीक, ये बात आ गई। अच्छा, अब आती है ध्वनि की चाल। जो ध्वनि की चाल है वो हम ले रहे हैं 330 मीटर प्रति सेकंड, यानी जिसे हम कहते हैं वी नॉट। यानी ध्वनि की चाल 340 भी ली जाती है ना। तो यहाँ लिया गया 330 मीटर प्रति सेकंड, ये वाली बात है, ठीक। तो यह सवाल के अंदर दो सवाल हैं। एक तो यह है कि लक्ष्य को प्राप्त जो आवृत्ति है वो कितनी है। तो डॉपलर प्रभाव का जो सूत्र है वो लिख लेते हैं पहले। एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट और वी प्लस माइनस वी एस, ये वाली चीज़ आ जाती है। चलिए, ये सूत्र है। अब ये सूत्र याद करने में तो आसान है कि इसमें ऊपर जो जानकारी है वो श्रोता के लिए है और नीचे की जानकारी स्रोत के लिए है, ठीक। अब होता क्या है, जब कोई स्रोत लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, यानी सुनने वाले की तरफ बढ़ता है। अब लक्ष्य क्या बन गया? लक्ष्य बन गया प्रेषक, कह सकते हैं ना, या प्रेक्षक बोल देते हैं इसको। ये सुनने वाला बन गया ना। अभी तो देखो, तो ये तो चल नहीं रहा है, ये जो लक्ष्य है ये तो नहीं चल रहा है। तो नहीं, ऊपर यहाँ ये जो वी है या वी नॉट है, इसको वी लिखते हैं बेटा, ध्वनि की चाल को वी लिखते हैं। देखो वी नॉट लिख दिया ना ऑब्जर्वर के लिए, है ना। तो ये तो जीरो हो गया। दूसरी बात नीचे की आ गई, यानी इतना फार्मूला तो कंफर्म हो गया। एफ नॉट, ऊपर केवल वी आया, नीचे। तो स्रोत क्या कर रहा है? स्रोत बढ़ रहा है लक्ष्य की तरफ, यानी प्रेक्षक की तरफ। तो आवृत्ति ज़्यादा सुनाई देगी। आवृत्ति ज़्यादा सुनाई देगी तो सीधा सीधा अनुमान हम लगा सकते हैं
कि नीचे का नंबर घटेगा, v माइनस वी एस। ये कहानी बन गई देखो। तो f बराबर ये है 1000 जो मूल आवृत्ति है, ये 330 है, और ये 330 में से किस चाल से चल रहा है, 200 से, है ना। तो ये 200 घट जाएगा, यानी ये वो आवृत्ति है जो प्राप्त होगी लक्ष्य को। तो लक्ष्य को प्राप्त आवृत्ति, है ना, यहाँ लिख देंगे लक्ष्य को प्राप्त आवृत्ति, प्राप्त आवृत्ति, यानी ये पहला सवाल है हमारा, लक्ष्य को यह आवृत्ति प्राप्त हो रही है। अब इसका मान कितना आएगा, इसको हल करके निकाल देंगे। 1000 ऊपर 330 रखेंगे और नीचे 130 हो जाएगा, तो 0 काट लेंगे, है ना। तो ये 13 दूनी 26, 2500 कुछ के आसपास ये वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू आएगी 2540 हर्ट्ज। इसको हल कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2540 हर्ट्ज, है ना, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये था हमारा पहला सवाल, है ना। उसके बाद प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि के लिए, प्रतिध्वनि के लिए ये क्या बन जाएगा, ये स्रोत बन जाएगा। तो दोबारा बना देंगे, देखो इसको, इसको क्या बना देंगे, स्रोत, ये स्रोत बन गया। और यहाँ के लिए जानकारी F0 कितनी बन जाएगी, 2540। ये जो है टकराकर इधर को चलेगी, क्योंकि जो आवृत्ति इसको मिलेगी वही टकराकर इससे वापस आ जाएगी, ये उसी आवृत्ति को वापस कर देगा। ठीक, अब ये जो स्रोत है ये कैसा है, ये स्थिर है बेटा इस बार, क्योंकि मान लीजिए एक दीवार जैसा है, एक दीवार स्थिर खड़ी हुई है और ध्वनि को वापस फेंक रही है। अच्छा, अब इस बार ये जो रॉकेट है ये बन जाएगा प्रेषक, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेषक या प्रेक्षक ऐसे, और ये चल रहा है इधर किससे, 200 मीटर प्रति सेकंड से, यानी ज़्यादा आवृत्ति रिसीव करेगा कुल मिला के। इधर से कोई आवृत्ति आ रही है 2540 हर्ट्ज की आवृत्ति आ रही है इधर से, है ना, और ये उस स्रोत की तरफ भाग रहा है। हो गया नहीं हो गया, मतलब अपनी ही दी हुई आवाज़ को वापस ले रहा है। तो इस केस में यहाँ इस सूत्र में स्रोत स्थिर है ऊपर, क्योंकि बढ़के मिलेगी आवृत्ति, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 1000 और 330 प्लस 200 और नीचे 330, ऐसा लगा देंगे। देखो 200 क्यों जोड़ दिया, ध्यान देंगे, क्योंकि ये आवृत्ति ले रहा है, ये आवृत्ति को रिसीव कर रहा है और स्रोत की तरफ बढ़ रहा है रॉकेट, तो इसका मतलब ज़्यादा आवृत्ति लेगा, है ना। स्रोत स्थिर हो गया है, स्रोत क्या बन गया है, वो दीवार बन गई है या वो लक्ष्य है, अब स्रोत बन गया है। तो कुल मिला के नीचे कुछ नहीं है, स्रोत स्थिर है तो स्रोत का डाटा नीचे आता है। तो ये वैल्यू हल करने पे आ रही है, ये वैल्यू हल करने पे चली जाएगी आपकी 4080, 4080 हर्ट्ज। तो ये आपके दोनों उत्तर हो गए, एक उत्तर ये हो गया, है ना, ये वो आवृत्ति है जो स्रोत को मिली, और ये आवृत्ति वापस मिल गई रॉकेट को, प्रतिध्वनि, है ना। तो प्रतिध्वनि का फंडा समझ में आ रहा है, प्रतिध्वनि में आवृत्ति 2 बार बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो, तब अगर हम किसी स्थिर दीवार की तरफ बढ़ रहे हों और कोई आवाज़ निकाल रहे हों स्थिर दीवार की तरफ बढ़ते हुए, तो आवृत्ति 2 बार बढ़ जाती है। एक बार तो आवृत्ति इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि स्रोत बढ़ रहा है दीवार की तरफ, एक बार आवृत्ति इसलिए बढ़ जाती है कि वो आवृत्ति जब टकरा के वापस आती है तो सुनने वाला भी बढ़ रहा है दीवार की तरफ, 2 बार बढ़ जाती है। ठीक, इसी प्रकार अगर दूर जा रहे होते मान लीजिए, तो 2 बार घट जाती है। मान लीजिए
दीवार से ये स्रोत दूर जा रहा होता और खुद अपनी प्रतिध्वनि सुन रहा होता तो 2 बार घट जाती है आवृत्ति, है ना। जैसे 2 बार बढ़ी है ऐसे 2 बार घट जाती है। चलिए, अब ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, ये आखिरी सवाल था। अब चलेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की तरफ। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करेंगे अब, ठीक है। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। अब देखते हैं अभ्यास। शाबाश। चलिए, पंखे की आवाज़ आ जाएगी माइक में अगर मैं थोड़ी सी साउंड बढ़ा दूं। ज़रा देखें एक बार, पंखा तो बढ़ा दिया मैंने, देखें ज़रा एक बार, हवा तो आ जाएगी, है ना। ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है ना, मतलब गाड़ी चल जाएगी। हाँ, गर्मी है थोड़ा सा ना। चलिए, खैर अब कुछ पूर्ति हो जाएगी थोड़ी सी, है। चलिए देखते हैं पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब आ गया 15(1). एनसीईआरटी के हल कर रहे हैं बेटा, एक एक सवाल करेंगे। शाबाश। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान की 20 सेंटीमीटर लंबी तानित डोरी पर 200 न्यूटन का बल 200 न्यूटन बल का तनाव है। यदि इस डोरी के एक सिरे को अनुप्रस्थ झटका दिया जाए तो उत्पन्न विक्षोभ कितने समय में दूसरे सिरे तक पहुंचेगा। यानी ध्वनि की चाल देखनी पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास एक डोरी है ऐसे, है ना, एक डोरी है मान लीजिए ए और बी, ठीक। तो हमारे पास एक दूरी है, इसे मान लेते हैं एल, ठीक। तो विक्षोभ यानी ध्वनि की चाल, तरंग, तो तरंग को ए से बी तक पहुंचने में लगा समय T बराबर L/V, ठीक। जहां V तरंग की चाल है ना। अच्छा, तरंग की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तरंग की चाल होती है तनी हुई दूरियों में वर्गमूल T/म्यू, ऐसी होती है। तनाव कितना है, एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान है ना, ये आ जाती है बात। एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान है, ये आ गया देखो। अच्छा, लंबाई भी है, एल का मान कितना है? एल का मान है 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, तनाव की वैल्यू भी है, टी का मान भी है 200 न्यूटन। तो तरंग की चाल निकाल लेते हैं पहले। तरंग की चाल 200 न्यूटन का तनाव है और 2.5 किलोग्राम की डोरी है और उसकी लंबाई है 0.2। एकांक लंबाई का द्रव्यमान आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे लगेगा। तो डोरी की लंबाई लग गई, डोरी का द्रव्यमान लग गया। इसे हल करते हैं और ये वैल्यू कितनी आती है ये देख लेते हैं। बाद में फिर इसे यहाँ लगा देंगे इस जगह पे, है ना। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो पहले तो दशमलव से दशमलव काट लेते हैं ऐसे। तो ये हो गया 400/25। तो ये हो गया 20/5, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। तो समय T बराबर
कितनी दूर जाना है, 0.2 मीटर की दूरी पर जाना है। एल का मान है 0.2 मीटर। किस चाल से जाना है, 4 से जाना है, हैं? तो ये हो गया, देखो उत्तर तुम्हारा कितना आ गया, ये उत्तर कितना आ गया, 0.05 सेकेंड, है ना, हो गया। तो ये तुम्हारा पहले सवाल का उत्तर आ गया। यानी इस डोरी में अगर यहाँ तरंग उत्पन्न कर दें तो ये तरंग आगे बढ़ते 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 कितने समय में पहुँच जाएगी, 0.05 सेकंड में पहुँच जाएगी ये वहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल तरंग की चाल से संबंधित था, अच्छा सवाल था, समझने लायक सवाल था। चलिए आगे देखते हैं, शाबाश। अब लेते हैं दूसरा सवाल, 15(2), शाबाश। 15(2) को पढ़ते हैं आराम से। 300 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से गिराया गया पत्थर मीनार के आधार पर बने तालाब के पानी से टकराता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो पत्थर के टकराने की ध्वनि मीनार के शीर्ष पर पत्थर गिरने के कितनी देर बाद सुनाई देगी, है ना। तो कैसा मामला है ये कैसा मामला है, ये कह रहे जी एक मीनार है हमारे पास, ऐसे एक मीनार है और मीनार के नीचे कहीं यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी, ये क्या है, ये पानी है और ये कोई मीनार है, ये मीनार है, देखो ऐसी मामला है। यहाँ से पत्थर छोड़ दिया गया, ये पत्थर है, ठीक, यहाँ से एक पत्थर छोड़ दिया और मीनार की ऊंचाई है 300 मीटर, 300 मीटर, है ना। और गुरुत्व त्वरण का जो मान है ना, वो दे रखा है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि कितना समय लगेगा पत्थर को यहाँ तक पहुँचने में। तो पत्थर को यहाँ तक पहुँचने में लगा समय, मान लीजिए ये मान लो ए और ये मान लो बी, पानी, तो ये हो गया TAB, इसे लिख दिया हमने TAB। पत्थर को पानी तक पहुंचने में लगा समय। तो कैसे निकालेंगे इसको लगा लेंगे समीकरण के हिसाब से, H = ½ GT², ऐसा लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। भाई समीकरण होता है हमारे पास, कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है ut + ½ GT², है ना, ut + ½ GT² होता है ना, तो u तो है नहीं इसमें, 0 है। तो इस पर हम लगा लेंगे, इसको लगा लेंगे 300 मीटर 1/2, इसे 9.8 लगा लेंगे और ये t हमने माना हुआ है TAB, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू हो जाएगी TAB वर्गमूल 600/9.8 और ये आ जाएगी बेटा सेकंड में, ठीक, ये समय आ जाएगा। अब इसके बाद पानी के छपाक, पानी का छपाक होता है ना, छप से बोलता है, की ध्वनि को मीनार के शीर्ष तक जाने में लगा समय
कितना समय लग जाएगा? ये जाएगी इधर से आवाज़, ध्वनि जब जाएगी, जब पत्थर यहाँ गिरेगा ना तो ध्वनि ऊपर को जाएगी ऐसे, हाँ। तो इसे मान लेते हैं टी बी ए। कितना मान लिया इसको? टी बी ए। बी से ए की ओर आवाज़ जा रही है ऊपर की तरफ, तो कितना हो गया? 300 मीटर है। और किस चाल से चलेगी ध्वनि? 340 मीटर पर सेकंड से, तो ये हो गया सेकंड में। ठीक, तो कुल समय यहाँ लिख देते हैं, कुल समय, बस उत्तर हो जाएगा हमारा कुल समय। कुल समय कितना हो जाएगा? टी ए बी प्लस टी बी सी, दोनों समय को हम जोड़ देंगे। अब ये जो समय आ रहा है ये लगभग 7 दशमलव कुछ सेकंड के आसपास का समय आएगा। ये समय लगभग 1 सेकंड के आसपास का समय आएगा, है ना। तो 7.7, 7.7 और एक ये, तो 8.7। तो जो कुल समय जो आ रहा है बेटा, जोड़ के देख लेंगे, 8.7 सेकंड का समय आएगा। मतलब इस वर्गमूल को हल कर लेंगे, दशमलव का 0 ऊपर लगा लेंगे, काट लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे, ये लगभग समय आएगा 7.7 सेकंड के आसपास का। और ये आप देख ही रहे हैं लगभग 1 सेकंड के आसपास का समय ये है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय 8.7 सेकंड आएगा। यानी गति का समीकरण भी लगा है, गति के समीकरण के हिसाब से गिरा है पत्थर। जब आवाज़ बन गई पानी पर, छपाक बढ़ गया पानी पे, है ना, तो फिर ऊपर की तरफ ध्वनि चली है। तो ध्वनि के लिए ये वाली चीज़ लगा देंगे। दोनों समय आ गए, पत्थर के गिरने में लगा समय, आवाज़ को ऊपर जाने में लगा समय, दोनों को जोड़ दिया, उत्तर आ गया हमारा, है ना। चलिए शाबाश।